हैंडल करना हाँ, चाहिए। सेम में मतलब आप गए, मैं 10 कंपनी में गया, मैं 10 से रिजेक्ट हो गया, क्या आप डिसअपॉइंट हो गए, स्ट्रीम चेंज करूँ, क्या करूँ उसके आगे? हाँ, अभी दिन सेलेक्ट नहीं होऊंगा। मतलब आप ऐसा समझो कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, हर बॉल जो आ रही है ना, बैटिंग कर रहे हो, वो एक इंटरव्यू प्रोसेस की तरह है, और आपको बस एक सिक्स लगाना है, एंड पीछे विकेट्स नहीं है। बॉल्स आती रहेंगी। वो कितनी कंपनियां हैं दुनिया में, लाखों कंपनियां हैं, किसी एक में भी तो होगा, कैसे नहीं होगा? और हर प्रॉब्लम ये है, एक और प्रॉब्लम क्या है, बच्चे कहते हैं इंटरव्यू कॉल्स नहीं आती। यू आर नॉट ट्राइंग इट राइट। आई कैन टेल यू राइट नाउ आई गेट कॉल्स फ्रॉम मेनी, मतलब ये हो सकता है कि उसको ले ऑफ किया गया हो, बट वो 2-3 महीने से राइट ज्यादा परेशान रहा हो कि भाई मेरे पास जॉब ही नहीं है। राइट। मुझे ऐसा कह लेता हूँ कि स्केलर के सारे सवाल आते हैं जो हम कोर्स में पढ़ाते हैं, यहाँ पे कोडिंग वाले सारे डीएसए के सवाल आते हैं, वही 1000 सवाल, और वो बंदा परेशान है कि भाई मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैं बहुत परेशान हूँ, सो वो इनफैक्ट फोड़ लेगा 3 महीने में, फोड़ लेगा। मैं कॉल So hello everyone. Today on my channel World of Techies we have Aman Kumar. So like he is one of the most popular names when it comes to the tech industry. So I'm not sure अगर आप लोग जानते हैं कि नहीं, बट ये जो है ये पेप कोडिंग के को फाउंडर हैं. सो पेप कोडिंग सबको पता ही है, मतलब पेप कोडिंग क्या था, मतलब एक टाइम पे इट वाज लाइक अ रेज, मतलब आज भी लोग उनके वीडियोस को यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा देखते हैं. शायद आपने सुमीत सर का नाम सुना होगा. सुमीत सर वाज आल्सो द को फाउंडर. सो दैट इज व्हाट लाइक पेप कोडिंग इज. मतलब अगर आप टेक इंडस्ट्री में हो और अगर आपने पेप कोडिंग का नाम नहीं सुना तो शायद आप टेक इंडस्ट्री में ही नहीं हो. मतलब पता नहीं आपने कब इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर कर दिया, कैसे निकाल लिया, अगर आपने पेप कोडिंग के ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हुए. सो वेलकम अमन. सो अ क्विक इंट्रोडक्शन. Yeah, thanks for the warm welcome, Ankit. So I'll start with that. I'm a software engineer and instructor at Scalar. But let's just go a little back. So I studied from the government boys senior secondary school, which are the Delhi government schools in Delhi. Then in my 11th, 12th, I joined Jawahar Navodaya Vidyalaya, which are equivalent to KVs, which are boarding ओके. schools. Then for my college, I went to MAIT, which is a college in IP University Delhi with computer science. Followed by during my college days, I interned at many companies. First one was a startup, which is Free Doctor Helpline Private Limited, and then followed by interning at Microsoft. And what after college? Then I joined Microsoft full time as a software ओके. engineer. Okay, got promoted to L60 in the first year itself. From there, ओह. yeah, L60 in the first year itself. I mean even less than first year. It was around 8 to 9 months. In 8 to 9 months, I वाह. got to know about my promotion. वाह. Yeah. Right. Then I joined Pep Coding as a co-founder. So ओह. we'll discuss about what was my responsibility at Pep Coding, and then we joined Scala. ओके. बट लाइक ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, मतलब माइक्रोसॉफ्ट से सीधा पेप कोडिंग, मतलब लगा नहीं, पेरेंट्स ने नहीं बोला भाई कर क्या रहा है भाई, माइक्रोसॉफ्ट में पहुंच गया, मतलब छोड़ के तू एक स्टार्टअप में जा रहा है, थोड़ा तो पैसा कमा, थोड़ा तो मतलब पहले स्टेबल तो हो जाओ करियर में. तो जब स्टार्ट किया था अंकित, तो ऐसा हुआ कि मैं माइक्रोसॉफ्ट में था। मैं सुमित सर मेरे मेंटर हैं, जो पेप कोडिंग के फाउंडर हैं। तो ओके. कॉलेज टाइम में ही उन्होंने ही मुझे पढ़ाया था, मतलब ही वॉज द रीज़न कि मैं एमएस जा पाया। तो ओह. काफ़ी अटैचमेंट था उनसे, और काफ़ी मतलब आप लुक फॉरवर्ड करते हो ना उनको, तो ही वॉज वन ऑफ दोज पर्सन्स, वन ऑफ ही इज़ माई मेंटर। सो मैं उनसे मिलने जाता रहता था ऐसे, जब भी मौका मिला मिल लिया। तो मिलने गया था, तो एक बार वैसी बात चली कि सर तो हमेशा बुलाते थे, कोडिंग ज्वाइन कर ले, बट मेरे पास ये ऑफर कॉलेज टाइम में भी था। जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट क्रैक ओह. किया था, फुल टाइम ऑफर था, तब भी उन्होंने मुझे वेब कोडिंग ज्वाइन करने के लिए बुलाया था। बट तब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के आई आई पेप कुड गो कोडिंग टू में वेब चले कोडिंग, जाओ. राइट। वंस आई वर्कड फॉर एन ईयर, देन देर वर मेनी ऑप्शंस, एंड आई वॉज लाइक, माई मैनेजर्स वर ऑल्सो वेरी हैप्पी टू सी मी गोइंग टू अ स्टार्टअप, ऑल्दो दे वर लाइक कि रुक जा, बट दे वर हैप्पी कि हाँ ठीक है, यू शुड ट्राई दीज थिंग्स आउट, बिकॉज दिस इज द एज व्हेन यू कैन एक्चुअली डू दैट। आई मीन आफ्टर सम टाइम यू गेट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो उस साइड से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर वेब कोडिंग काफ़ी ग्रो कर रहा था उस टाइम पे, मतलब जब ओके. मेरे पास ऑफर था कॉलेज टाइम में, तब वेब कोडिंग का काफ़ी छोटा ऑफिस था। जब मैंने ज्वाइन किया माइक्रोसॉफ्ट के बाद, तब तो बहुत ही बड़ा ऑफिस था। तो आई सॉ ओह. लॉट ऑफ ग्रोथ एंड पोटेंशियल। और एडटेक में हमेशा से इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज से पढ़ा रहा हूँ। मैंने ओह अच्छा. कॉलेज टाइम पे अपने पेरेंट्स से 1 भी रुपये नहीं लिया है। मतलब जितना भी अपना डे टू डे एक्सपेंस वगैरह है, कॉलेज फीस मेरी लोन से थी, और जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, बीट बुक्स, क्लोथ्स, एनीथिंग दैट यू डू इन कॉलेज, दैट आई यूज टू मैनेज माई सेल्फ। ओह. मैं इज ट्यूशंस इट. पढ़ाता था, तो पढ़ाने का बहुत इंटरेस्ट था, और रिस्पॉन्स अच्छा आता था, मतलब आपको पता चल जाता है कि यू आर गुड इन एक्सप्लेनिंग थिंग्स। तो ओह नाइस. करना ही था। और फिर राइट टाइम मिला, राइट अपॉर्चुनिटी मिली। पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स वर लाइक कि अरे भाई क्या कर रहा है, मतलब यू, अच्छा. क्योंकि अब माइक्रोसॉफ्ट वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट इज लाइक वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी, एंड वेब कोडिंग हाँ. तो मेरे घर वाले थोड़ी जानते हैं वेब कोडिंग को, जो एडटेक में नहीं है। सो तो दे वर नॉट रेडी, बट ठीक है, मैंने कहा कि फिर सुमित सर ने एक बात कही थी कि ऐसे फैसले ना ऐसे सबकी सहमति से नहीं लिए जाते, दबंगों के लिए जाते हैं कि हाँ कर दिया। तो दैट्स तो हाउ आई। मतलब
मतलब वो वाला खिस्सा हो गया तो घर से भाग के शादी वाला टाइप का, कि मतलब भाई पेरेंट्स नहीं माने ना सही, एक बार ट्राई तो कर ही लेते हैं। हाँ मतलब माइक्रोसॉफ्ट जाना वापस तो हमेशा ऑप्शन था ही ना, मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ वापस राइट। नहीं ज्वाइन कर सकते। आई हैव गुड कनेक्शंस विद माय मैनेजर्स, विद माय पीयर्स, आई डिस्कस्ड विद माय टीम लीड्स एंड ऑल, एंड दे वर ऑल लाइक ठीक है, गुड ऑप्शन, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टीचिंग यू शुड गिव इट अ शॉट। राइट राइट राइट। सो ऐसे हुआ था। ओके, सो मतलब दैट मीन्स कि मतलब 12th के बाद से आप एक अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली रहे हो। हाँ हमेशा से। नाइस नाइस, ये तो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी इंस्पायरिंग है। सो इन दैट केस लाइक अगर आप कुछ मतलब नोट्स दे पाओ, मतलब जैसे काफ़ी लोग करते हैं, इनफैक्ट शायद कुछ लोगों के रीजंस होते हैं, कुछ लोगों के रीजंस नहीं भी होते हैं, मतलब ये अपॉर्चुनिटीज़ को देखने का कि मेरे को एक साइड इनकम मिल जाए। कुछ लोगों की, मतलब मैं भी कुछ काफ़ी कॉलेज के लोगों से बात करता हूँ, कुछ की जेन्युइनली कंडीशन ऐसी होती है कि उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, राइट। सो मतलब क्या तरीके हैं, कैसे आपने मतलब ये जो है कि क्या नाम है ट्यूशन पढ़ाना, ये सब ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको कैसे मिली, मतलब आसपास के बच्चों से बात करके या ऑनलाइन पढ़ा लिया? सो ऐसा हुआ था कि मैं जहाँ 12th तक पढ़ता था, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ता था, तो आई वॉज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स। तो ओके। मेरे टीचर ने ही मुझे अप्रोच किया था कि यार हमारे यहाँ आके पढ़ा लो। मतलब पहले जब मैं फर्स्ट ओके। सेकंड ईयर में पढ़ा रहा था तो मैं सीबीएसई वालों को पढ़ाता था, मतलब 11th 12th को अच्छा। पढ़ाता था, मतलब 11th 12th में फिजिक्स पढ़ाता था। उन्होंने अप्रोच किया तो फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड। इनफैक्ट जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तब तक तो मेरे को कॉलेज भी नहीं मिला था, मतलब 12th के ओह। एग्जाम दिए, रिजल्ट आया, देन आई स्टार्टेड टीचिंग आउट। ओके। तो फिर वहाँ से और रास्ते खुलते गए, आप पढ़ाते हो तो फिर मतलब एक बार आप स्टार्ट करते हो ना तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती चली जाती हैं। फिर सो मेरे फ्रेंड्स थे जो बहुत अच्छा कर रहे थे, वो मतलब काफ़ी अच्छी जगह टीचिंग कर पा रहे थे वैक वगैरह में, एंड दे यूज टू अर्न अलॉट। तो वहाँ से भी कह रहे यहाँ ट्राई करते हैं, यहाँ ट्राई करते हैं। और ओके। टीचिंग पोटेंशियल है हमेशा से, मतलब ये तो मैं ऐसा थोड़ी तारीफ ही कर रहा हूँ अपनी, बट रहा है हमेशा से। मतलब हाँ नहीं, एक्चुअली जो कुछ अचीव करे तभी तारीफ कर पा रहे हाँ हो। मतलब जो आता है वो समझा सकता हूँ बहुत अच्छे से। नाइस ये नहीं नाइस कहूँगा कि नाइस। बहुत ज़्यादा आता है, बट जो आता है वो बहुत अच्छा समझा सकता हूँ। सो बेसिकली मतलब जितना समझ आ रहा है वो ये है कि अगर आप में वो पोटेंशियल, अगर आप में वो एक ब्राइट आप स्टूडेंट हो, तो वो ब्राइटनेस अपने आप चमक के बाहर आती है, कोई ना कोई उसको पहचान के आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर ही देगा। बट इट इज जस्ट दैट आपको वो अकेडमिकली जो है अपनी वर्थ प्रूफ करनी पड़ती है कहीं ना कहीं। मतलब ये तो हमेशा से ही मेरा ड्रीम था। जैसे मैं टीचिंग अच्छी कर लेता हूँ, मुझे पता है मैं 11th 12th में भी क्लास में बच्चों को पढ़ा दिया करता था बहुत सारे टॉपिक्स। जैसे कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो हर बच्चे को नहीं समझ आ पाता, तो वो लोग फिर मेरे से आते थे बाद में पढ़ने या जेई की क्लासेस में। तो वो भी वो काफ़ी सेटिस्फाइड होते थे। तो ये तो मुझे हमेशा से ही था कि मेरी ज़िंदगी में मेरे से कुछ नहीं हुआ तो मैं मैं टीचिंग पक्का कर एक दूंगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के टीचिंग करना स्टार्ट कर दूंगा, और वो ठीक ठाक हो जाएगा। सो एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो जब आप टीचिंग करते हो, सो मतलब आपका क्या फोकस रहता है, मतलब आप अपना लर्निंग कंटेंट बनाना, लर्निंग कंटेंट को इम्पार्ट करना, उसके अंदर आपके क्या की फोकस एरियाज रहते हैं? तो अब ऐसा है इनके जिसमें कि ना एज अ टीचर ना एक यूनिक चीज़ होती है आपके पास, जो मुझे लगता है सारे टीचर्स के पास है, कि मुझे ना ये पता होता है जो बात मैंने बोली वो मैंने सफाई से बोली या नहीं बोली। मतलब मैंने कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया जो मुझे खुद ही समझ आ जाता है कि ये स्टेटमेंट मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स ही बोली है और ये पक्का बच्चों को नहीं समझ आई है। तो उनके बोलने से पहले आई रिपीट इट आउट। मुझे पता है कि ये बात नहीं समझ आई है, मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स तरीके से बोल दी है। तो ऑब्वियसली लेक्चर प्रिपरेशन तो होती ही है, आपको पढ़ाने से पहले प्रिपेयर तो करना ही होता है। आप सोचते हो कि यार जब आप खुद पढ़ रहे होते हो तो कुछ एजुकेशन नहीं भी समझ आते तो आप शायद रट लेते हो एंड यू लेट इट गो कि चलो ठीक है ऐसा ही है। बट व्हेन यू आर अबाउट टू टीच देन आप हर एंगल सोचते हो, क्योंकि अब क्लास में तो बच्चे को नहीं फर्क पड़ रहा कि आप वो एज केस है या क्या है, वो तो हर एंगल से पूछ लेगा। तो हाँ उधर से थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाती है। प्लस यही है, मतलब सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे समझ आती है कि मैं बोलता हूँ तो मुझे पता होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैंने साफ बोला है या मैंने कुछ अधूरा सा बोल दिया है। या फिर फेसेस रीड करने वाला एक टैलेंट होता है जो आप क्लास में एज अ टीचर देख पाते हो। जब मैं ऑनलाइन तो भी पॉसिबल नहीं है, बट जब मैं फिजिकली पढ़ाता हूँ तो आई कैन सी कि इसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए हैं, पक्का इसको समझ नहीं आया है। फिर थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करना पड़ता है, मतलब आप सिर्फ कंटेंट नहीं पढ़ा सकते। तो मेरे पास थोड़ा सा एक ह्यूमरिक एंगल है जो मैं ले पाता हूँ, जो मैंने देखा है कि टीचर्स के पास होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप बिल्कुल सीरियस क्लास लोगे तो जनता सो जाएगी। यू हैव टू मेक श्योर कि बीच में कुछ फन भी हो रहा है, एक आधी बार अपनी इंसल्ट कर ली, एक आधी बार बच्चों की कर दी, कोई किस्सा सुना दिया। और जब आप स्टोरी टेलर हो ना तो आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा होता है वो आपके लिए स्टोरी है। मतलब मैं ट्रेन से जा रहा हूँ और कुछ हो गया मेरे साथ, मेरे लिए ये स्टोरी है जो मैं आज क्लास में सुनाने वाला हूँ। मैं बस से जा रहा हूँ, कुछ हो गया आज मेरे साथ, तो अब ये मेरे लिए एक स्टोरी है जो मैं आज मैं क्लास में जाके सुनाऊंगा। नॉर्मल लोगों के लिए वो कुछ नहीं है, मेरे लिए वो एक स्टोरी है। सो मतलब ये काफ़ी एक्चुअली अच्छा, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है फ्रैंकली, मतलब मैं बताऊं, सो मेरा ये रहता है कि मेरे को मीम्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, और मीम क्रिएट करना भी और मीम कंज्यूम करना भी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उन मीम्स को जो है टेक कंटेंट के साथ अडेप्ट कर सकूँ। जैसे कि एक वो वाला देखा होगा, वो जो है पेट में बाण मारने वाला, वो बाइनरी सर्च के साथ एसोसिएटेड है, right? ऐसी चीज़ें जो है हमेशा फिर आपको लॉन्ग टर्म में याद रहती हैं। तो मैं भी करेक्ट कोशिश करेक्ट। करता हूँ कि मतलब सो ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा है कि आप मोनोटोनसली अगर पढ़ोगे तो इतना आपकी रिटेंशन पावर नहीं रहती, मतलब माइंड लिमिटेड है और इन्फॉर्मेशन अनलिमिटेड है। तो आप एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही रख पाओगे। मतलब टीचर के पास ना ये टैलेंट होना चाहिए कि कब फोकस करना है टॉपिक पे, कब सबको सीरियस करना है और कब वो फोकस आउट कर लेना है।
जैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते जब मुझे पता है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे केएमपी की क्लास है अभी, तो केएमपी का जो वाई है वो बहुत तीखा है, वो बहुत तंग करता है बच्चों को। तो मैं हाँ 2 क्लास पहले से ही प्लॉट बना रहा होता हूँ उसका कि भाई केएमपी की क्लास है कि बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं समझ आता उसमें। तो हाँ बिल्कुल फोकस होकर सुनना है क्लास स्टार्ट होने से पहले भी। फिर बार बार ही जब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलूँ ना, मैं आई विल बी लाइक यार गुस्से से देखो इसको, बिल्कुल आराम से फोकस होकर देखो, गुस्से से बिल्कुल हिलना नहीं है। इस वजह से ना वो केएमपी की क्लास बहुत अच्छी चली जाती है, जो कि वन ऑफ द हार्डेस्ट क्लासेस हैं। मतलब जितनी भी राइट क्लासेस राइट हम राइट लेते हैं डीएसए में, उसमें केएमपी वन ऑफ द ट्रिकीस्ट टॉपिक है। उसके वाइज बहुत तीखे हैं, व्हाट तो आसान है कि भाई ऐसा 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 कर देना है, बट क्यों हो रहा है ऐसा वो बहुत मुश्किल है। आई थिंक सिमिलर जो है वो जी एल्गोरिथम भी है, के एम पी और जी एल्गोरिथम दोनों हाँ इक्वली, मतलब मुझे लगता है शायद डीपी के बाद जो सबसे मुश्किल हो जाते हैं वो ये दो एल्गोरिथम ही है। आप ग्राफ टेबल ट्रीज कुछ भी कर लोगे, बट ये जो कंटेंट है ना ये नहीं हो पाता कभी भी। और मेजोरिटी बात क्या है अंकित, की ना इसके वॉट बहुत ईजी है। मतलब आप बता दो कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, वो ये बात समझ आ जाती है, तो रट भी सकता है आदमी। इनफैक्ट मैंने राइट कॉलेज राइट टाइम में तो रट ही लिया था, मुझे वाई मिले ही नहीं ढंग से इंटरनेट पे। राइट। फिर एक दिन पेप कोडिंग में हम लोग बैठ के बहुत मेहनत से हमने वाई ढूंढे, सुमित से नहीं ढूंढे थे वाई, हमने तो बस उसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करी और मिलजुल के उसको राइट खत्म किया। राइट बट राइट वो वाइज बहुत ज़रूरी है। और मैं जब वो पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि यार तुम्हें व्हाट तो मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली इंटरनेट पे, व्हाट तो सब जगह ही है, राइट तुम्हें राइट। वाई बहुत कम जगह मिलेगा। बहुत कम लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए। सो मतलब अब तक अंदाजन की, मतलब अब तक कितने बच्चे लगभग पढ़ा चुके हो? ऐसे काउंट तो नहीं किया, बट रफ फिगर 5,000 के अप्रोक्स जा रहा होगा। मतलब 5,000 से ज्यादा बच्चों को अभी तक पढ़ा सके हो? अपर लिमिट है 5, ज़्यादा नहीं कह सकता, बट 5,000 तो हो गए होंगे। ओके। सो मतलब लेकिन जब जैसे पढ़ाते हो तो क्या मेजर चैलेंजेस लगते हैं? मतलब एक तो आपने बताया कि चलो ठीक है, आपको एक स्टोरीज वगैरह बिल्ड करनी पड़ती है, और एक बेसिकली मतलब आपको सिर्फ एक लर्निंग कंटेंट नहीं देना पड़ता, आपको उसको एक तरीके से एक इंटरेस्टिंग लर्निंग कंटेंट बना के डिलीवर करना पड़ता है, तभी सामने वाला समझ सकता है, राइट? बट तब भी कुछ तो ऐसे चैलेंजेस आते होंगे कि मतलब कोशिश करी नहीं फुलफिल हो पा रहा, सामने वाले ब्लैंक आउट हो रहे हैं, तो ऐसे इस टाइप के क्या चैलेंजेस रहते हैं और उनको क्या तरीका है ओवरकम करने का? तो ये चीज़ ना मुझे लगता है स्केलर बहुत अच्छे से हैंडल करता है। मतलब हम ना स्केलर में इस चीज़ पे बहुत ध्यान देते हैं कि जो एक लेक्चर बन रहा है ना, वो स्टूडेंट देख रहा है कि मैंने एक लेक्चर आज अटेंड किया है, वो एक लेक्चर के पीछे हो सकता है कि 100 घंटे की भी मेहनत हो, वो इतनी बार आइटरेट होकर इंप्रूव हो के आया है। कुछ ऐसे भी लेक्चर्स हैं। मतलब हम बिल्कुल ये ध्यान रखते हैं कि यार एक एक बच्चे को ये बात समझ आनी चाहिए। अगर बच्चा अटेंटिवली बैठा है क्लास में तो उसको समझ आनी चाहिए। फिर लेक्चर्स किस तरह डिजाइन है कि एक लेक्चर में ऐसा नहीं है कि चारों सवाल हार्ड डाल दिए, 2 इजी डाल दिए, 2 हार्ड डाल राइट दिए। राइट। और फिर वो हार्ड भी इस तरीके से कि मैंने क्लास स्टार्ट करी, पहला हार्ड सवाल करा दिया, फिर ब्रेक के बाद एक और हार्ड कराया। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू 2 हार्ड सवाल करा दिए। ओ इस तो इस तरह मतलब की चीज़ें हम लोग काफ़ी मतलब टेक केयर करते हैं कि लेक्चर बिल्कुल जो हो ना वो औसम जाना चाहिए। बच्चा बैठे तो उसको लगे कि हाँ आज तो मज़ा ही आ गया। फिर ओके। वाइस पे ध्यान देते हैं। वाई डू यू नीड टू लर्न बाइनरी सर्च? बाइनरी सर्च की क्या ज़रूरत है? एक तो आप पेपर पे बस बाइनरी सर्च पढ़ गए, कोड भी लिख गए, बट असल में बाइनरी सर्च लाइफ में कहाँ यूज़ हो रहा है? ट्रीज कहाँ यूज़ हो रहे हैं? ग्राफ्स आपको क्यों पढ़ने चाहिए? मतलब सिर्फ इंटरव्यू के लिए पढ़ रहे हो क्या? तो वो जब आप रिलेट कर पाते हो कि अरे नहीं, अभी भाई मैंने डायरेक्टेड ग्राफ्स पढ़े, मैंने डायरेक्टेड ग्राफ्स का एग्जांपल जैसे मैं कल पढ़ा रहा था तो मैंने बताया कि डायरेक्टेड और इनडायरेक्टेड ग्राफ्स हैं। तो डायरेक्टेड ग्राफ्स को आप इंस्टाग्राम से रिलेट कर सकते हो कि मैं अगर अंकित को फॉलो कर रहा हूँ तो मैं तो हाँ अंकित की पोस्ट देख सकता हूँ, बट अंकित मेरी नहीं देख सकता। जबकि राइट अनडायरेक्टेड राइट ग्राफ राइट इज मोर लाइक फेसबुक, आप दोनों कनेक्शंस हो तो यू कैन ऑल सी ईच राइट अदर थिंग्स, राइट? तो इस राइट तरह के राइट रियल राइट। लाइफ यूज केसेस कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंटली मतलब एक पॉडकास्ट करा था उस विद प्रणव प्रणव मलिक। सो उसने बताया था, मतलब काफ़ी लोग जो है ना वो डेटा स्ट्रक्चर्स की पावर को समझ नहीं पाते, बट जब मैंने प्रणव के साथ किया था तो उन्होंने मेरे को बताया था कि उन्होंने OCI और Oracle क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पूरा का पूरा जो था, आई थिंक शायद ब्लूम फिल्टर उन्होंने मेंशन किया था, वो पूरा रीराइट किया था, एंड उसमें ग्राफ्स का काफ़ी मेजर यूज़ हुआ था। सो उन्होंने वो स्पार्क के लिए काम करते थे और उसके अंदर उन्होंने कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस करी थी, और उसमें उन्होंने पूरा स्पार्क के अंदर जो मतलब वो है पूरे के पूरे ग्राफ को री इम्प्लीमेंट किया था। तो लोगों को ये लगता है कि भाई ये डेटा स्ट्रक्चर कहीं यूज़ नहीं होते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रोडक्ट कंपनीज के लिए आपको ये डेटा स्ट्रक्चर्स की काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। मे बी सर्विसेज में ऑलरेडी कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जिनके ऊपर आप बिल्डअप करते रहते हो, बट जहां आपको मतलब एक प्रोडक्ट को पकड़ के उसको री ऑप्टिमाइज करना है, वहां बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में आपको घुसना पड़ता है, उसमें ऑप्टिमाइजेशन करने पड़ते हैं। बिल्कुल। लोग कहते हैं डीएसए यूज नहीं होता, अरे आप भैया लाइब्रेरी यूज कर रहे हो सीधा। किसी दिन तो राइट लाइब्रेरी लिखने भी बैठोगे, उस दिन समझ आएगी उसकी क्या राइट जरूरत है। राइट 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 अभी राइट अर्ली फेज ऑफ द करियर में हम तो लाइब्रेरी सीधा इंपोर्ट करके काम कर लेते हैं, ऐसी जरूरत पड़ती नहीं। मतलब हमें इंक्रिप्शन करनी है तो हम हैशिंग करने बैठते ही नहीं, हमें क्या मतलब कौन सी एल्गोरिदम से हो रही है ये सब इंक्रिप्शन हो रही है। हाँ बट राइट एक्चुअली जब आप वो एल्गोरिदम लिखने बैठोगे तो क्या वहां जरूरत नहीं पड़ने वाली है? ऑब्वियसली पड़ेगी। राइट और राइट। ऐसा तो है नहीं कि अभी आप ग्रो करोगे तो कभी जरूरत ही नहीं आने वाली है आपको। सो अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं हम कि मतलब अब तो डीएसए के लिए इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, मतलब वेब कोडिंग के भी रिसोर्सेज और बहुत सारे बंदे हैं, बहुत ही सारे बंदे, मैं किसी का यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, बट
मतलब अब एक बंदा मान लो अगर जाता है, ऑनलाइन जाता है या कहीं भी जाता है, राइट, वो बंदा मतलब यूजुअली मैंने ऐसा देखा कि मेरे को लिंक्डइन पे काफ़ी लोग पूछते हैं कि भैया डीएसए के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम कैसे करें। और फ्रैंकली मैंने कभी डीएसए के लिए ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू प्रिपरेशन नहीं करी, राइट। सो मतलब आपके पास ऐसी कोई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है कि मतलब यूट्यूब वगैरह से या कहीं से या व्लॉग से या मीडियम से कहीं पे ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी है कि कोई पकड़ के जो है डीएसए प्रिपेयर कर सकता है? ओके, तो आई मीन डीएसए की बात नहीं करते हैं, कि ऐसा करते हैं, पहले इंटरव्यूज की बात कर लेते हैं। राइट। तो इंटरव्यूज के लिए क्या जरूरी है, तो ये मैं अपनी डे वन ऑफ क्लास में बताता हूँ कि आपका इंटरव्यू, टेक इंटरव्यू होने वाला है 4 चीज़ों पे। पहला डीएसए, दूसरा जो आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ में बोलोगे, तीसरा आपके रेज्यूमे में जो लिखा है, और चौथा कोर कंप्यूटर साइंस। इसमें हम सिस्टम डिजाइन भी इंक्लूड कर लेते हैं अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो। मतलब फिर से बोलता हूँ, डीएसए आनी चाहिए आपको अच्छी लेवल की। दूसरा जो आपको इंटरव्यू में सवाल आएगा वो आपके टेल मी अबाउट योरसेल्फ से आने वाला है, उसमें जो वर्ड आप डालोगे वहां से कुछ ना कुछ उठेगा। तीसरा आपका रेज्यूमे, रेज्यूमे में आपने अगर लिख दिया रिएक्ट तो वो रिएक्ट पूछेगा, नहीं लिखोगे तो मुश्किल है पूछना। राइट। चौथी चीज़ है आपके कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और ये अपना कंप्यूटर नेटवर्क्स आ गया, डीबीएमएस आ गया। इसके अलावा अगर एक्सपीरियंस हो तो सिस्टम डिज़ाइन, राइट। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं। अब ये चारों पे आपको मास्टरी करनी है। अब इसमें आते हैं डीएसए वाली साइड। तो डीएसए के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट अगर आप कंपाइल्ड रिसोर्सेज ढूंढने बैठोगे अंकित तो आपको बहुत कम मिलेंगे। मतलब एक जगह जहां मैं बैठूं स्टार्ट टू एंड पढ़ लूँ। अब ये राइट। तो ऐसा है ना कि इंटरनेट पे तो सब कुछ ही पड़ा है पूरी दुनिया का, तो राइट। आदमी फिर क्यों कहीं भी जाके कोई कोर्स ले रहा है या कोई बुक ले रहा है। इंटरनेट पे तो एवरीथिंग फ्री है। हाँ। आपको वो कंपाइल्ड एरिया चाहिए, तो इसके लिए जो ऑनलाइन शीट्स हैं अलग अलग यूट्यूबर्स की, वो अच्छी हैं। वो इवेंचुअली ना लोगों को लगता है कि एक्स बंदे की शीट ले ली, ये बहुत अच्छी है। सेम ही शीट है, सेम ही सवाल है, ठीक है, आप यहाँ से कर लो, आप वहाँ से कर लो। ये ऐसा है, कान इधर से पकड़ लो, इधर से पकड़ लो, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। इसके हाँ। अलावा पेप कोडिंग, ये चीज़ बहुत अच्छी कर रखी है पेप कोडिंग ने, कि उन्होंने ना एक साथ कंपाइल डाल रखे हैं सारे के सारे सवाल, मतलब ओके। लेवल 1 लेवल 2 करके। तो ये बहुत बेस्ट तरीका है पढ़ने का। मतलब आप लाइन से डे 1 से स्टार्ट करो, आप बस पूरी प्लेलिस्ट खत्म कर दो। ओके। सेम चीज़ हम अभी स्केलर ने डाली हुई है अपनी वीडियोस में, पूरा का पूरा डी से कंटेंट डाल लिया। तो आप कोई भी एक जगह उठाओ, स्टार्ट टू एंड खत्म कर दो, दैट इज़ मोर देन इनफ। प्रॉब्लम क्या है कि इतनी सारी चीज़ें हैं, हम सोचते हैं कि यार मैंने तो कोडिंग वाला कर लिया, अभी स्केलर वाला नहीं किया है तो मेरे को नहीं आता है। स्केलर वाला कर लिया तो किसी एक्स बंदे की शीट नहीं कर रखी है मैंने, तो हो सकता है मेरे को कम आता हो। बट ऐसा नहीं है, इवेंचुअली घूम फिर के सब सेम जगह पहुंच जा रहे हैं। राइट। राइट। आई थिंक मतलब हाँ, शायद वही है कि कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए, बट उस कंसेप्ट के लिए किस फ्लो में पढ़ना है वो जरूरी है। और वो शायद जैसे आपने बताया कि पेप कोडिंग की प्लेलिस्ट है या स्केलर के कुछ भी वीडियोस वगैरह जो ऑनलाइन पढ़े हैं, या किसी की भी ऑनलाइन शीट उठा लो, कोई भी अच्छे यूट्यूबर की ऑनलाइन शीट उठा लो, वो आप सारे वो वाला पर्पस फुलफिल कर देंगे। बट आपको वो पूरा का पूरा एक फ्लो समझ आना चाहिए कि हाँ ये पहला है, ये दूसरा है, क्योंकि कंटेक्स्ट काफी जरूरी होता है, राइट। फॉर दैट मैटर मैं तो कहता हूँ कि इंटरव्यू बिट है, स्केलर की ही वेबसाइट है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस की 300 to 500 क्वेश्चंस हैं। 2 महीने टाइप में आप डेडिकेटेडली खत्म कर सकते हो। बहुत अच्छी जगह है प्रिपेयर करने की, बिल्कुल सारे सवाल करता हो, बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। हालांकि मतलब थोड़ा आपको ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, बिल्कुल ऐसे नूब हो तो आप नहीं कर पाओगे। बट थोड़ी आपको एवरेज नॉलेज हो गई है तो बहुत परफेक्ट जगह है। या फिर लीड कोड के मोस्ट लाइक्ड क्वेश्चंस कर लो। अब तो सवाल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जब मैं प्रिपेयर करता था तो लीड कोड में 1000-1500 सवाल थे, जब मैं कॉलेज में था तो उस टाइम लीड कोड की जा सकती थी। अभी लीड कोड में 3000 से भी ज़्यादा शायद सवाल हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो गया है उसको पूरा कर पाना। लेकिन अच्छे सवाल ना, आप लीड कोड का कोई भी क्वेश्चन खोलोगे उस पर लिखा होता है लाइक्स कितने हैं, डिसलाइक्स कितने हैं। तो जिस सवाल के लाइक्स ज़्यादा हैं वैसे सवाल आप कर सकते हो। इससे क्या होता है, लर्निंग होती है। मतलब एक्चुअली कुछ सवाल ना बस तंग करने के लिए बनाए गए हैं, उनसे कुछ नहीं निकल के आ रहा, वो बस आए हैं आपको टॉर्चर करने के लिए। तो हाँ, और करोगे। काफी बुरा होता है कि मतलब कुछ इंटरव्यूअर्स वैसे से सवाल करते भी हैं मतलब जानबूझ के वो कर रहे हैं, जिनका पता भी है कि मतलब बंदे ने रट रखा है तो ही कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। लॉजिक निकालना उसमें बड़ा मुश्किल है। एक मुझे याद है कि हमने पेप कोडिंग में एक सवाल पढ़ाया था, मैं सवाल का नाम भूल गया, शायद चेरी पिकअप था या कौन सा। वो ऐसा सवाल है कि जिसने कर रखा है वही कर सकता है, नहीं किया हुआ आदमी वो नहीं करके आएगा। हमने पढ़ा रखा था, वो डीटीयू में हुआ, और वो सवाल सिर्फ हमारे पेप कोडिंग के बच्चे करके आए पूरे डीटीयू में। हमने क्लास में करा रखा था। हाँ। हाँ। और इसके अलावा जब मैं माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू दे रहा था कि एक ड्रॉप करके प्रॉब्लम है, तो हाँ। वो सवाल भी ऐसा है डीपी का, आपने कर रखा है तो आता है, नहीं कर रखा तो सर पटक के मर जाओ, आप कर ही नहीं सकते हो उसको। तो मेरा इंटरव्यू हो गया, बट वो निकलने नहीं दे रहे थे। देवर लाइक यू सिट इन योर रूम, वंस ऑल द इंटरव्यूज विल बी ओवर देन ओनली यू कैन गो आउट। तो बगल वाले रूम में एक लड़की को मिला वो सवाल, मेरे को आवाज़ आ रही थी, तो वो अब ट्राई कर रही है, और मुझे उसकी बातों से पता चल गया कि इसने नहीं किया हुआ है। आई एम लाइक आपसे तो अब नहीं हो पाएगा क्योंकि वो मतलब शायद वर्ल्ड में कोई कर जाए, बट एवरेज लोग नहीं कर सकते। मतलब मेरे जैसे लोग तो नहीं कर सकते वो सवाल। मैंने बहुत स्मार्ट लोगों को देखा, वो नहीं कर सकते वो सवाल। सो मतलब डीएसए तो अब एक पार्ट हो गया, तो मतलब इज इट, मतलब आपको क्या लगता है, इज डीएसए द ओनली टॉपिक जिसके साथ लोग स्ट्रगल करते हैं, या आर देयर एनी अदर टॉपिक्स जिनके साथ लोग काफ़ी स्ट्रगल करते हैं फॉर इंटरव्यूज? एंड अगर वो कुछ टॉपिक्स हैं तो उनकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हो सकती है?
सबसे पहले तो डीएसए ही है, मतलब डीएसए ना सबसे ज्यादा टाइम ले लेता है, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन है। अगर आप डीएसए कर गए हो तो बाकी चीजें डुएबल है। ये ऐसा है कि आपको 10 किलोमीटर की मैराथन दौड़नी है और डीएसए उसमें 7 8 या 9 किलोमीटर की वेटेज कैरी करता है। वो आप उतना दौड़ जाते हो ना तो आखिरी का टाइम आप कर लेते हो प्रिपेयर। आजकल के हालांकि नया ट्रेंड चला है कि भाई अब एलएलडी भी पूछ लेते हैं बच्चों से, पहले नहीं पूछते थे। जब मैं कॉलेज वॉलेज में था उस टाइम एलएलडी नहीं पूछा जा रहा था, अब एलएलडी भी पूछा जाने लगा है क्योंकि लोग स्मार्ट होते जा रहे हैं, रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, बच्चे मेहनती हो गए हैं, मतलब अवेयरनेस बढ़ गई है, मेहनती तो क्या ही है। तो अब एलएलडी भी इंपॉर्टेंट हो गया है, तो एलएलडी भी करना पड़ेगा। कोर कंप्यूटर साइंस तो मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल है, आप गीक्स वो गीक्स खोलो, सारे 75 आर्टिकल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, 2 दिन बैठोगे सारे पढ़ जाओगे। उतना पढ़ लो, उतना ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर इंटरव्यू में कुछ आया तो आप आंसर कर पाओगे, उसके बाहर आया तो मोस्ट प्रॉब्ली आप वैसे ही नहीं कर पाओगे। तो दैट इज मोर देन एनफ। सेम गोज फॉर कंप्यूटर नेटवर्क, सेम गोज फॉर डीबीएमएस। इस तरह से मैं ये प्रेफर करता हूँ, लेकिन मेजोरिटी टाइम जो आपका खाता है वो डीएसए खाता है। इनफैक्ट अगर आप डीएसए अच्छे से निकाल लो तो बाकी सब थोड़े बहुत हल्के में भी निकल सकते हैं, एग्जैक्टली। सॉल्व द प्रॉब्लम ही करनी है वहाँ जाके। हाँ, मुझे इंटरव्यू एक्चुअली ये चेक करने का तरीका है कि ये बंदा स्मार्ट तो है। लोग कहते हैं कि सर मैंने रिएक्ट नहीं है मेरे रिज्यूमे में, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? मैं कहा भाई तू माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर जा, तो गूगल की वेबसाइट पर जा, उन्होंने लिखा है कि रिएक्ट आनी चाहिए क्या? वो लिख नहीं देते अगर उनको रिएक्ट चाहिए होती तो। राइट। और अगर उनको सिर्फ डेवलपर्स ही चाहिए तो वाई आर दे इवन गोइंग टू कॉलेजेस? दे शुड सिंपली गो टू जीसॉक वेबसाइट, जितने जीसॉकर्स हैं उस साल के सबको उठा लो। अगर उनको सिर्फ कॉम्पिटेटिव कोडर्स चाहिए तो क्यों नहीं वो सारे कोड शेफ से 6 स्टार उठा लेते हैं, या फिर कोड फोर्सेस से अच्छे वाले लोग उठा लेते हैं। उनको वैरायटी चाहिए, उनको देखना है कि यार ये स्मार्ट है क्या, मेरे यहाँ आएगा तो सर्वाइव कर पाएगा। मतलब मैं पेप कोडिंग के लिए मेरे को हायरिंग करने का मौका मिला तो वहाँ पे मैं बस ये देखता था कि ये स्मार्ट है, कोड नहीं भी आता ना, कोड मैं सिखा लूंगा। तो मैं तो नॉन कोडर बच्चे आते थे उनसे मैथ्स पूछ लेता था, मैं कहा भाई 99 का 99% बता दे, और मुझे उसमें एग्जैक्ट नंबर नहीं चाहिए, मुझे देखना है कि वो 99 से ज्यादा तो नहीं बोल देता है कुछ, या फिर 95 से कम तो नहीं बोल देता कुछ, ऐसे अप्रॉक्स सही बोल देगा तो ठीक है, स्मार्ट है। इस तरह के सवाल पूछ के अगर स्मार्ट है तो सीख लेगा। इनफैक्ट आपको नहीं लगता डीएसए तो बस जजमेंट ही तो है कि आप स्मार्ट हो या नहीं हो? डीएसए मगअप नहीं किया जा सकता, उसके लिए मिनिमम आईक्यू आपको चाहिए। राइट। राइट, मतलब मुझे भी हाँ ऐसा लगता है कि डीएसए इज मोर टू चेक योर एनालिटिकल एबिलिटीज, कि आप सोच करेक्ट। सकते हो, चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। इट इज़ मोर लाइक कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट किया जा रहा है, ना कि भैया आप कितना अच्छा कोड लिख रहे हो। अगर शायद मैं वहाँ पे एक सेमी कॉलन छोड़ दूंगा, अगर फॉर लूप के अंदर जो है मतलब स्टेटमेंट के अंदर सेमी कॉलन नहीं डालूंगा, या इफ स्टेटमेंट में सिर्फ एक इक्वल टू डालूंगा, तो मेरा रिजेक्शन नहीं होगा। लेकिन हाँ ये है कि से अगर मैं टेस्ट केसेस ठीक से कवर नहीं कर पा रहा, मैं बेस केस नहीं सोच पा रहा, मैं रिकर्जन में एग्जिट कंडीशन नहीं सोच पा रहा, वहाँ पे शायद वो चीज़ें ज़्यादा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक रहेंगी। इसीलिए तो गूगल डॉक पे इंटरव्यू होते हैं ना, वो तो अब सबमिट करने को भी नहीं कहते हैं। मतलब राइट मैं तो राइट इंटरव्यू लेता हूँ, मैं तो लॉजिक देखता हूँ, मैं देखता भी नहीं कि सेमीकोलन डला है कि नहीं। अरे सेमीकोलन डाल लेगा यार, इतना समझदार है, जो प्रॉब्लम सोच पाया है वो इस तरह की चीज सोच लेगा। मतलब मुझे ये देखना है कि वो थिंकिंग एबिलिटी है क्या उसके पास। ये ऐसा है कि स्मार्ट, हम ना 500 प्लस इंटर्न्स हायर हुए थे मेरे ईयर में माइक्रोसॉफ्ट में। 500 इज अ ह्यूज काउंट, कई तो कंपनियों में लोग नहीं होते 500, राइट। वहाँ पे हम मेजोरिटी ऑफ द लोग अपना प्रोजेक्ट पूरा कर पाए थे। इंटर्नशिप प्रोजेक्ट 8 हफ्ते होते थे, 8 में से पहला एक हफ्ता तो ऐसे ही निकल जाता है मजे करते करते, 8वां हफ्ता वैसे ही चला जाता है। 6 हफ्ते में आप सीख करके प्रोजेक्ट बना के कर पाए, और मेजोरिटी लोग कर पाए थे। इनफैक्ट मैं तो किसी को नहीं जानता था जो अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाया। और ऐसा नहीं था कि भाई मेरे रिज्यूमे में डॉट नेट लिखी थी इसलिए मुझे डॉट नेट की टीम मिली, सबको रैंडम टीम मिली थी। यानी इंटरव्यू प्रोसेस तो बस यही चेक कर रहा था ना कि आप सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं यहाँ पे, राइट। और हम लोग सारे कर पाए थे। तो से ये तो हो गया पार्ट कि अगर किसी को इंजीनियरिंग में जाना है, इंटरव्यू कैसे क्रैक करने हैं ये सब। बट से अगर किसी को ये एजुकेशनल कंटेंट वाले डोमेन में जाना है, तो उस बंदे के लिए आप क्या एडवाइस दोगे? कि अगर मान लो किसी को जाना है, एजुकेशन कंटेंट के अंदर है, ये सब क्रिएट करना है, टीचिंग में जाना है, तो उसके लिए मतलब क्या एडवाइसेस रहेंगे? ओके, तो एजुकेशनल कंटेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अंकित भाई, कि व्यूज़ नहीं आते। आप बनाने बैठोगे, आप ज्ञान वाली वीडियो बनाओ, ठीक है? तो उसमें हम वेब कोडिंग में मैंने ये वाली चीज़ देखी है, स्केलर में भी हम अभी कर ही रहे हैं, यूट्यूब चैनल बना रहे हैं। तो ज्ञान वाली वीडियो हम बनाते हैं, और ऐसी वीडियो जो मतलब एक्चुअल वैल्यू मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा ऐड करती हैं, उस पर बहुत व्यूज़ आते हैं। और जो मैंने भाई, ये ही एक ड्रॉप प्रॉब्लम है, बना दूंगा 200 व्यूज़ भारी पड़ जाएंगे मुझे, तो मेरा मोटिवेशन बहुत डाउन होता है बनाने का। क्योंकि एट द एंड आपको भी तो चाहिए ना कि आपका वर्क लोग देख रहे हैं, मतलब एट द एंड तो गेम सारा एप्रिसिएशन यही मिले। है, एप्रिसिएशन मिले, राइट। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एजुकेशनल कंटेंट पे व्यूज़ बहुत कम आते हैं। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है मुझे। इसके अलावा तो बाकी चीज़ें डुएबल है। तो इसका तरीका यही है कि आपको थोड़ा ज्ञान देना पड़ता है, थोड़ा एजुकेशनल कंटेंट डालना पड़ता है। ऐसी मोटिवेशनल वीडियो बनाओ कि हाउ टू अंडरस्टैंड डीएसए, ठीक है, हाउ वाज हिज जर्नी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसा कुछ कुछ बना लो तो वो, और बीच में एजुकेशनल कंटेंट डाल दो। सो वो पिकअप कर जाता है। हाँ, क्योंकि ये वाली चीज़ें जो है आपकी रीच बढ़ाती हैं, और एक्चुअल कंटेंट फिर लोगों तक पहुंचता है। सिर्फ कंटेंट बनाने बैठोगे तो वो बहुत महंगा है, वो फिर बहुत मोटिवेशन डाउन होती है। मैंने ट्राई किया है बनाने का, कंसिस्टेंसी नहीं थी तो पूरा नहीं कर पाया।
तो राइट 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 राइट, व्यूज बिट ऑफ बहुत। बोथ होना चाहिए, मतलब आप थोड़ा सा जो है जर्नल टिप्स दे पाओ और थोड़ा सा जो है एजुकेशनल कंटेंट बीच में डालो, वो एक तरीका है। राइट राइट। सो अच्छा, इसमें एक और अब जो मेजरली प्रॉब्लम आती है, सो काफ़ी लोग जो है मतलब चीज़ों को समझने की जगह उनको मतलब रटने लग जाते हैं, मतलब लाइक मगअप कर लो किसी तरह तो निकालो। जैसे आपने बताया कुछ चीज़ें आपने भी अपने कॉलेज टाइम के अंदर जो थी मतलब वो बस रट ली थी क्योंकि समझ तो आ नहीं रही थी, ठीक है। सो वो जो गैप है बिटवीन लाइक जो समझना और मगअप करना, उसके उसको ब्रिज करने के लिए क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं आज की डेट में? अभी तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हो गए हैं अंकित। आप यूट्यूब पे जाओ, इन्फिनिट नंबर ऑफ वीडियोस हैं जो बहुत अच्छे से वाइज बना रही हैं। मतलब मुझे लगता है ना कि जब तक वाई नहीं समझ आएगा, जैसे जब मैं पढ़ रहा था उस टाइम केएमबी की एक भी वीडियो नहीं थी। अभी तो स्केलर ने ही केएमबी का कोर्स डाला हुआ है, सत्य साई का कोर्स है, उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने वाई बता रखा है। मतलब बहुत ही प्यारा लेक्चर है। वेब कोडिंग की बहुत सारी वीडियोज है जहाँ पे मुझे वाई। ये फ्री वीडियो है क्या हाँ, सत्य फ्री साई? फ्री फ्री। ओके। आप अच्छा। जो मास्टर क्लासेस के लिए रजिस्टर करते हो वहाँ पे आपको दिखेगा एक केएमपी का। ओके। तो उस अब बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सारे लोग आपको वाइज बता रहे हैं। तो आप कर सकते हो। रट्टा मार के नहीं होने वाला है। रट्टा मार के एक्चुअली कोड है ना, मैथ्स रट सकते हो क्या? मैं बताता हूँ, फर्स्ट टाइम था मेरा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 आती है हमारे में। तो एक यूट्यूब चैनल है भगवान विश्वकर्मा करके, शायद आप भी पढ़े होगे उससे। तो वो भाई क्या करता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सर पढ़ाते हैं उसमें। मैंने सारी वीडियोस देख ली बहुत अच्छे से, मैं कहा अरे सब समझ आ रहा है। मैं एग्जाम देने गया, मेरे हाथ ही नहीं चल रहे क्योंकि सिर्फ देखा है ना उसको, वो तो अभी रट सा गया है, वो वैसा चल ही नहीं रहा है हाथ जैसा चलना चाहिए। मतलब मैथ्स तो बहुत फास्ट होनी चाहिए। तो इवेंचुअली ऐसा करोगे ना तो इंटरव्यू में हाथ नहीं चलेंगे। ये जो लोग कहते हैं ना मेरा इंटरव्यू में काम नहीं करता दिमाग, वो इसलिए हो रहा है भाई क्योंकि आपने देखे हैं सॉल्यूशंस। आपको उनको लिखना पड़ेगा, आपको उनको करना समझना पड़ेगा हाथ पड़ेगा। से। ये मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है, मैथ्स देख के नहीं होती, मैथ्स आपको खुद हाथ से लिखनी पड़ती है। राइट राइट राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरव्यूज देखो, मतलब इंडिया मतलब 125 करोड़, कितनी इंडिया की कितनी आबादी है, 200 करोड़ पार हो गई अब तो हमारी, है ना। तो इतने सारे इंजीनियर्स, दुनिया में सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स हमारे पास है, राइट। उसकी वजह से लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि मतलब शायद जो 10 साल पहले, जो 15 साल पहले इंटरव्यूज़ के प्रोसेसेस थे, वो काफ़ी मतलब रिफाइन हो चुके हैं। जो क्योंकि भाई ये डिमांड और सप्लाई का खेल है। अब डिमांड जो है उतनी नहीं है, सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है, हर साल लाखों इंजीनियर्स निकल रहे हैं, राइट। अब इसकी वजह से इंटरव्यूज़ तो काफ़ी मतलब पर डे लाइक इंटरव्यूज़ का लेवल ऑफ हार्डनेस वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, जिसकी वजह से फेलियर रेट भी इंक्रीज़ होता जा रहा है, राइट। तो मतलब अब इसमें आपको क्या लगता है कि मतलब व्हाट इज़ द वे वन कैन हैंडल फेलियर को हैंडल करना, ये सक्सेस को हैंडल करना, इनके क्या तरीके हैं, स्पेशली फेलियर। बिकॉज काफ़ी लोग मैंने देखा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, यार मतलब मैंने बहुत इंटरव्यू दिए, नहीं निकल रहे, मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता टाइप्स। तो सबसे पहले तो ये तो सच है कि इंजीनियर्स बहुत सारे निकल रहे हैं, बट आई एम टेलिंग यू कि आप हायरिंग करने बैठो, नहीं मिल रहे हैं लोग। अब आज की डेट में भी नहीं मिल रहे हैं। आपको लग रहा है कि इतने रिसोर्सेज आ गए, इतने कोर्सेज आ गए, अभी भी हायरिंग करने बैठो, लोग मिल नहीं रहे हैं। तो इनफ क्वालिफाइड लोग ढूंढना आज की डेट में भी मुश्किल है। आई एम टेलिंग यू, मैं 99 का 99% पूछता था इंजीनियरों से वेब कोडिंग में हायर करने के लिए। मुझे लोगों ने 99.9 भी आंसर किया है, 20% लोगों ने। मतलब मैं कहा भाई गलत भी तो कम से कम 99 के नीचे बोलो ना। मैंने इनफैक्ट ऐसा, मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया था इंटरव्यूज ले लेके कि एक टाइम के बाद मैं पहला सवाल यही पूछता था और इसके आंसर पे मैं डिसाइड करता था, ऐसे 3 सवाल पूछ के कि अब मैं इंटरव्यू लूंगा लो या या मैं इंटरव्यू नहीं लूंगा। तो ये हालत हो गई थी। तो अच्छे इंजीनियर्स तो अभी भी कम है, राइट। एंड कमिंग टू इंटरव्यू प्रोसेसेस, हाँ ऑब्वियसली इंटरव्यू प्रोसेसेस तो हार्ड हो गए हैं। जैसे मैं फर्स्ट ईयर में था तो मुझे याद है कि रिवर्सल इंग्लिश बहुत हार्ड सवाल हुआ करता था। मुझे मेरे इंस्ट्रक्टर ने ही बताया था, सुमित सर ने ही बताया था कि मैं किसी कॉलेज में जाके, और नाम नहीं लूंगा, काफ़ी अच्छा कॉलेज, मतलब ये लगा लो कि इंडिया के टॉप 30-40 कॉलेजों में मैं जा करके रिवर्सल इंग्लिश पूछ रहा था और वो भी कई बच्चे आंसर नहीं कर पाए। और हमारे यहाँ आज की डेट में आप बताओ रिवर्सल इंग्लिश कितना सस्ता सवाल है, ठीक है। ये तो है, मतलब रिवर्सल इंग्लिश तो मुझे लगता है शायद अगर आप अच्छी कंपनीज में जाओगे तो वहाँ तो ये पूछा भी नहीं जाएगा, उससे तो कुछ ना कुछ तो हार्ड ही आएगा। एटलीस्ट वो स्लो, कुछ ना कुछ ऐसा ट्विस्टेड सवाल होगा जो स्लो फास्ट पॉइंटर वगैरह किसी ना किसी टेक्निक से हो रहा होगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। राइट। So I missed the question. What was, I think I तो उसका missed one एक जो part. पार्ट और ये था कि मतलब फेलियर को कैसे हैंडल करना चाहिए। सेम में मतलब आप गए, मैं 10 कंपनी में गया, मैं 10 से रिजेक्ट हो गया, क्या आप डिसअपॉइंट हो गए, स्ट्रीम चेंज करूँ, क्या करूँ उसके आगे? हाँ तो मैं बताता हूँ, ये मैं ना बहुत बारी ये बच्चों को एग्जांपल देता हूँ और ये मेरा बेस्ट एग्जांपल है। असल में ना जो हमारा जेई का एग्जाम था, हम पता है इसको कैसे कनेक्ट करते हैं कि जैसे जेई एग्जाम से लाइफ बदलने वाली थी, वो तो हुआ नहीं, मेजोरिटी होता दुनिया का। हम उससे इसको रिलेट करते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये आपकी जेई एग्जाम से बहुत अलग है। जेई एग्जाम आप साल में एक बार दे सकते हो, नहीं हुआ साल भर रिपीट करो। यहाँ मैं 365 इंटरव्यू दे सकता हूँ साल में, क्या किसी भी दिन सेलेक्ट नहीं होऊंगा? मतलब आप ऐसा समझो कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, हर बॉल जो आ रही है ना, बैटिंग कर रहे हो, वो एक इंटरव्यू प्रोसेस की तरह है और आपको बस एक सिक्स लगाना है एंड पीछे विकेट्स नहीं है।
बॉल्स आती ही रहेंगी। वो कितनी कंपनियां हैं दुनिया में, लाखों कंपनियां हैं, किसी एक में भी तो होगा, कैसे नहीं होगा? और हर कंपनी में 6 महीने बाद फिर अप्लाई कर सकते हो। एग्जैक्टली तो इनफ अपॉर्चुनिटीज हैं। आप, मैं ये मान ही नहीं सकता कि आपका किसी में नहीं होगा। इट्स राइट। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। प्रॉब्लम ये है, एक और प्रॉब्लम क्या, बच्चे कहते हैं इंटरव्यू कॉल्स नहीं आती। You are not trying it right. I can tell you right now I get calls from many good companies. My students are getting calls from very good companies. तो मैं कैसे मान लूँ कि अब अभी रिसेशन विसेशन ऐसा कुछ कुछ सुनने में आ रहा है, राइट? जो कुछ हद तक है भी, लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूँ कि पॉसिबली हर फैंग कंपनी में मैंने हायरिंग होते देखी है, हमारे मेरे स्केलर के बैच के स्टूडेंट्स की। वो लोग बता रहे हैं कि सर मेरे पास इस कंपनी से कॉल है, मेरे पास इस कंपनी से कॉल है। तो मैं कैसे मान लूँ कि हायरिंग नहीं हो रही है? इसका तो हायरिंग तो हो रही है, नहीं, हायरिंग आपकी तो नहीं हो हो रही रही है। है। राइट राइट। इनफैक्ट लाइक जैसे मैं गूगल में हूँ तो गूगल में भी फिलहाल अब तक हायरिंग हो रही है। सो ऐसा नहीं है, बट हाँ ये कि कुछ स्पेसिफिक रोल्स के लिए हो रही है, कुछ मतलब ऐसे में रिसेशन में ये हो रहा है कि मतलब थोड़ा सा मतलब वो चेंज हो जाता है, कंपनी गियर चेंज कर लेती है, वो एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा फोकस करती होंगी या कुछ भी कर सकती हैं। बट हाँ ये है कि ग्रो तो देखो सारी कंपनीज को करना ही है, तो हायरिंग मोस्टली होती ही आप रहती है। मेरे को ऐसा बताओ अंकित, आपको कोई स्मार्ट आदमी पता है जो 2 महीने से ज्यादा जॉब ढूंढ रहा हो? मतलब ये हो सकता है कि उसको ले ऑफ किया गया हो, पर वो 2-3 महीने राइट से ज्यादा परेशान रहा हो कि भाई मेरे पास जॉब ही नहीं है। राइट। मुझे ऐसा कह लेता हूँ कि स्केलर के सारे सवाल आते हैं जो हम कोर्स में पढ़ाते हैं, यहाँ पे कोडिंग वाले सारे डीएसए के सवाल आते हैं, वही 1000 सवाल। और वो बंदा परेशान है कि भाई मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैं बहुत परेशान हूँ। सो वो इनफैक्ट फोड़ लेगा, 3 महीने में फोड़ लेगा। मैं एक और बंदे की स्टोरी बताता हूँ। मैंने ब्लाइंड पे उसकी स्टोरी पढ़ी थी। वो नवंबर में मेटा से ले ऑफ हुआ था, मेटा यूके से वो ले ऑफ हुआ था। और उसके बाद उसने डाला कि मेरे साथ मेरे बहुत सारे कलीग्स वो हुए थे, ले ऑफ हुए थे, सबने हड़बड़ाहट में कहीं ना कहीं आसपास कोई ना कोई नौकरी पकड़ ली। इस बंदे ने लग के 3 महीने मेहनत करी, इसने जनवरी तक मेहनत करी और फरवरी में उसने 40% हाइक पे किसी और कंपनी की उसके पास ऑफर है। तो वो मेटा की जो कि वन ऑफ द ऑलरेडी वेरी हाई पेइंग कंपनी थी, उससे भी ज़्यादा ऑफर जो है मतलब कहीं पे उसने ले लिया है। सो दैट इज़ द पावर ऑफ प्रिपरेशन से। अगर आपके पास, अगर आपने थोड़ा खुद पे टाइम लगा के, क्योंकि मोस्टली जब आप वो जॉब कर रहे हो ना तब आप उन स्किल्स को जो है अपना वो नहीं कर सकते, एक बार आप मतलब रिफ्रेश नहीं कर पाओगे, वो आपको थोड़ा टाइम लगा के करना पड़ता है, बट उसके आउटकम्स अच्छे ही होते हैं। वो मेहनत आपको खुद पे करके अगर आप निकालोगे तो निकल जाएगा, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं तो फोड़ ही लोगे। एग्जैक्टली तो यही मैं कह रहा हूँ, ऐसे फेलियर से डरना नहीं है। मतलब मेरा एक दोस्त है, वो फैंग लेवल कंपनी में प्लेस हुआ और इन्फोसिस के बिल्कुल जो बेस पैकेज होता है ना, वो लोएस्ट पैकेज जो आपको पता ही है, हाँ। उस पे वो रिजेक्ट हो गया। अच्छा। तो हो जाता है कभी कभी, कुछ नहीं कर सकते आप। स्मार्ट बच्चे का हाँ। भी मतलब हो जाता है नुकसान। राइट राइट राइट। बट इवन अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, कीप ऑन अप्लाइंग, 100% हो जाएगा। राइट राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब थोड़ा सा आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी के ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है? सो एंटरप्रेन्योरशिप कैसी रही, मतलब जॉब के बाद एंटरप्रेन्योर में घुसना और बढ़ना।